नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले एक सूचना देना चाहूँगा। मैं सोचा था इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ और क्लास में सूचना दे देता हूँ। इससे पहले का अब लास्ट लगभग अप्रोक्स 10 क्लासेस होंगी, है ना। लगभग आप वीडियो नंबर 36 के बाद से 36 के बाद से आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अभी तक लास्ट क्लास आप जहाँ तक देखे होंगे, वहाँ तक मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ महसूस हुआ हो तो ठीक है, नहीं हुआ हो तो मैं बता देता हूँ। सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्योंकि जो क्लासेस हमने रिकॉर्ड की थी, जब हमने अपलोड किया तो यूट्यूब ने सफल कर दिया, अर्थात जिस सीक्वेंस में जो क्लासेस डलनी थी उस सीक्वेंस में वो क्लास नहीं डल पाई। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। तो यही बोल रहा था मैं कि वीडियो नंबर 36 के बाद से आप लोगों को सीक्वेंस में थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई होगी कि कीबोर्ड का पार्ट 1 जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया हूँ वो आगे अच्छे से, तो कीबोर्ड तो क्लियर दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर अचानक कीबोर्ड का कोई दूसरा ऐसा किसी और वीडियो में दिख रहा है। प्रिंटर का सीक्वेंस शायद थोड़ा सही हुआ होगा, है ना, जहाँ तक मैं कोशिश की तो करवाने का, या नहीं भी हुआ होगा तो आप लोग उसको आगे पीछे देखेंगे तब कॉन्सेप्ट देखिए। मेरा कहने का मतलब है कि सीक्वेंस जो गड़बड़ाया है इसको कुछ दिनों में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उस पर क्या कि अभी जो यूट्यूब है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रीड नहीं ले रहा है हमारे प्रॉब्लम्स को। हमने कहा भाई सफल हो गया है, उस पर एक्शन लीजिए करके, तो वो उसको ना डिलीट करने दे रहा है ना उसको प्राइवेट करने दे रहा है, इसलिए वो सीक्वेंस में आपको प्ले होते हुए दिख रहा है वो। हम लोग उसको क्या किए, प्ले मत हो करके हम डेट चेंज कर दिए। अब फिर उतना डेट तक आ गया तो रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। अर्थात कुल मिला के आप ये समझिए कि कंटेंट पूरा है, बस थोड़ा आगे पीछे हो गया है। हाँ, कुछ समय पश्चात आपको इसके लिए निश्चिंत रहिए कि कुछ समय पश्चात उसको सीक्वेंस में जमा करके फिर से डाल दिया जाएगा। तो इसलिए इस बीच का थोड़ा सेक्शन होगा, इसमें आप सबसे ये निवेदन है कि अगर आप लोग मुझे मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हैं, थोड़ा भी आप लोगों का अगर प्यार है मेरे प्रति, तो बस उस बीच आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट करके सभी टॉपिक्स को ऊपर नीचे वाले आगे पीछे पढ़ लीजिएगा और उससे अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। और आप में से अगर कोई हो जो तो वीडियो नंबर 36 के बाद से कंटिन्यू सारे क्लासेस देख रहे हैं, तो वो हर वीडियो का जो सीक्वेंस उनको महसूस होगा कि हाँ सर इस पार्ट के बाद ये पार्ट आना चाहिए, वो सीक्वेंस लिख करके भी एनालाइजर के व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे कि हाँ सर इस सही सीक्वेंस वीडियो का ये है, ताकि हमको और मदद हो सके उसको सफल करने में। ठीक है। हाँ सर, चलिए बाकी आपको वीडियो प्रॉब्लम आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उसको जमा करके आने वाले समय में फिर से हम सीक्वेंस में डाल देंगे। उसकी प्रोसेस भी मैंने चार्ट शीट बना के दे दी है, मैंने वो काम कर चुका है हालांकि। और उसमें बीच का एक वीडियो गैप है जो अपलोड ही नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर वो अपलोड नहीं हुआ तो मैं आपके लिए फिर से वो रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। हाँ, बाकी सारे सीक्वेंस है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट है। कुल मिला कहने की बात यह है कि आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट सारे मिल रहे हैं, बस थोड़ा आगे पीछे है। ठीक है, तो सीक्वेंस को आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आप लोग अगर मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हैं तो बस उस सीक्वेंस को मैनेज कर लीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, प्यार मत कम होने दीजिएगा। चलिए आते हैं हम क्लास की ओर। क्लास की ओर में मैंने लिखा बहुत अच्छे से कि गुड टू सी यू अगेन। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है मेरे को फिर से वापस कंप्यूटर का क्लास लेकर के आप लोगों के लिए। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर आप? क्योंकि क्लासेस तो कंटिन्यू आ रही थी। क्लासेस कंटिन्यू नहीं आ रही थी, मैंने जो रिकॉर्ड किया हुआ था जो सफल के लिए आप लोगों के लिए, वही रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वही का उसी का सीक्वेंस बिगड़ गया। तो सीक्वेंस जब तक सही नहीं हो रहा था तो मैं वीडियो रिप्ले रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा था। क्या सीक्वेंस सही नहीं है और क्या रिकॉर्ड करो, फिर और बिगड़ जाएगा। इसीलिए अब लगभग वो जो सीक्वेंस गड़बड़ाया था वो एंड पे है, एक दो वीडियो आप देखेंगे फिर सीक्वेंस गड़बड़ वाला खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए कंप्यूटर रिकॉर्ड करने आया, और जब जब मैं कंप्यूटर रिकॉर्ड करने के लिए अपने कैबिन में आता हूँ तब तब मुझे वो प्राउड फील होता है कि कितने बच्चे प्यार करते हैं, कितना बच्चा मेरा सपोर्ट करते हैं। उनका कमेंट पढ़ता हूँ तो दिल पूरा गदगद हो जाता है। हाँ, लास्ट कुछ वीडियो से आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा, जब से वो सीक्वेंस गड़बड़ाया है तब से आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हालांकि आज जा करके मैं अगर जाऊँगा अपने घर तो वहाँ पर जाके मैं सभी सारे बच्चों के कमेंट्स पे रीड करूँगा, जो जरूरी होगा सब पे कमेंट भी करूँगा। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं सीधे क्लास की ओर। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए थी, जान लिए, बाकी सुधरवा देंगे हम, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए हम आगे आते हैं। ठीक, चलिए भाई कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं छूट रहे हैं ना, इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि भाई कॉन्सेप्ट हमारा कुछ छूटेगा वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए आइए हम आते हैं आपका टॉपिक के ऊपर। सर टॉपिक आप लास्ट में हम पढ़ाए थे सर आपको, हम मेमोरी में थे सर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सब हम मेन मेमोरी ये सब हम पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, उसमें हम जब आप पढ़े थे लास्ट टाइम पे, आप मेमोरी के बाद ये वाला क्लास याद रखेंगे। मेमोरी क्लास आप कहीं भी देखे होंगे हम, और उसके बाद का क्लास है ये, यहाँ से आपका सीक्वेंस में चलेगा। ठीक, चलिए याद रखेंगे। हाँ सर, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने देखा था प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखिए ऑटोमेटिक आ गया सामने में, क्योंकि लास्ट हमने वही पढ़ा था। हाँ सर, और मैंने इसमें आपको ला करके अलग अलग कैटेगरी में पूरा बताया हुआ था। हाँ सर, ये इमेज भी लेके आया था मैंने आप लोगों के लिए, अभी भी मुझे याद है। हाँ सर, ये इमेज लेकर के आया था,
और अलग अलग इमेज लेके आया था, जहाँ इमेज से मैं आप लोगों को बताया था कि किस किस कैटेगरी में आप लोगों को क्या क्या चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ सर, चलिए एक तो आप ये देखे थे, चलिए एक बार देख लो आप लोगों को क्लियरली विजिबल है या नहीं ये चीज, है ना। हाँ सर हमें क्लियरली विजिबल है, ठीक। आइए, प्राइमरी मेमोरी को ही आपका मेन मेमोरी भी कहते हैं, है ना, और सेकेंडरी मेमोरी को आपका ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक। हाँ सर, आइए, ऑक्सिलरी में सहायक मेमोरी होता है। और ऑक्सिलरी किस सेंस में कहते हैं ये बताऊंगा। इसमें ऑक्सिलरी मेनली यूज होता है आपके सीडी कैसेट्स वगैरह के लिए, ठीक। हाँ सर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसलिए पूछ ले कि इनमें से कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी है, तो उसमें अगर सीडी डीवीडी ये सब दिया है तो आपको उसको लेना है। मैं बोले बातों में बोल रहा हूँ, अगर इसको ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन बन गया तो आपको उसको लेके चलना है, क्योंकि आपका सेकेंडरी मेमोरी में ही ऑक्सिलरी मेमोरी लिखाता है, और सेकेंडरी मेमोरी में भी ऑक्सिलरी मेमोरी स्पेशली आपका सीडी डीवीडी वाला हिस्सा होता है, मैंने ऑप्टिकल डिस्क वाला हिस्सा होता है, ठीक। हाँ सर, चलिए ये आपको क्लियर विजिबल है। इसके साथ और कुछ कुछ इमेज हम लेके आए थे, वहां पे आपको ये इमेज तो आप पूरा समझा दिया था मैं। हाँ सर, आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, है ना। हाँ सर, इस पे हम आते हैं। आपको इसके बारे में पूरा बताया था, कहाँ आदमी भटकता है गलती करता है, वो भी आपको बताया था मैं। हाँ सर, ये सब चीज से आपका कंफ्यूजन दूर तो हो जाएगा। एक एक कैटेगरी ले लेते हैं, आइए। चलिए, क्योंकि ये लिस्ट से ही क्वेश्चन आपके पहली बार सीधे सीधे बनेंगे, है ना, इसलिए इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ जा रहा हूँ, फिर आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। निश्चिंतक से आपको पता है कि जब मैं पढ़ाना चालू करता हूँ तो फिर जब समझाऊंगा, और आज लोगों आप लोगों को बताऊंगा, मैं आने वाले क्लासेस में आपको इतनी विशेष विशेष चीजें मैं पढ़ाने और समझाने वाला हूँ, जिसको सुन करके समझ के आप लोगों का दिल गदगद हो जाएगा। ऐसा क्यों आप बोलते हैं सर कि दिल गदगद हो जाएगा? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, उस चीज पर रिसर्च कर रहा था, निकाल रहा था उसका कंटेंट, तो मुझे भी लगा कि यार सही में बच्चों को इतना प्रैक्टिकल चीज पता चलेगा, कितना अच्छा लगेगा। जब भी मैं आप लोगों के लिए कुछ खोजता हूँ तो मैं एक बच्चे की तरह ही सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स को कैसा फील होगा। तो बहुत मतलब मुझे जब वो नॉलेज मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अब बच्चों को दूंगा ये नॉलेज, है ना। और उसके बाद आपका एक विशेष क्वेश्चन आता है आपके व्यापम वगैरह के एग्जाम में, एक विशेष क्वेश्चन आता है। आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा आपको ध्यान आएगा। तो उस विशेष क्वेश्चन को सब बच्चों से छूटता है, वो लगभग अप्रोक्स सब बच्चों से छूटता है। मरब एनालाइजर के जितने बच्चे उनसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और वो क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा आपको महसूस हो जाएगा। आने वाले क्लासेस में आपके लिए एक से एक क्लासेस हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए देखो आप लोगों को क्लियर विजिबल है या नहीं। हाँ ठीक है, क्लियर विजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए एक चीज और देख लेते हैं इसी में। मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन छूटे, इसलिए मैं उसके अंदर घुस घुस के आप लोगों के लिए कंटेंट पूरा निकालते रहता हूँ, है ना। हाँ सर, पहले आते हैं, सबको हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। आइए, इस पेज में मैं वापस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ और काम मुझे आपके लिए जरूरी कुछ कंटेंट दिखा था, वही आप लोगों के सामने रख दूंगा, तो फिर आप लोगों के लिए फिर मैं निश्चिंत रहूंगा, और बच्चों को ज्ञान भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर, है ना। हाँ कहाँ गया वो चीज। चलिए नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिखता तो ले लेते फिर से, है ना। इस बात से बस ध्यान रखेंगे कि आपको मैं बार बार बताया था, फिर याद दिलवा दूं, क्योंकि बच्चे बार बार बोलते हैं इस चीज में कि सर सबसे फास्ट मेमोरी
सबसे फास्ट मेमोरी वो रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद होती है कैचेस मेमोरी। कभी आंसर में रजिस्टर नहीं है तब आपकी सबसे फास्ट मेमोरी कैचेस है, तो इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन। पहले याद रखेंगे रजिस्टर सबसे फास्ट है, रजिस्टर ना रहे तो फिर आपकी कैचेस सबसे फास्ट है, ठीक। हाँ सर। उसके बाद आपका रैम वाला हिस्सा फास्ट है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद आपका हार्ड डिस्क वाला या फ्लैश वाला हिस्सा, ठीक। डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी, फ्लैश एंड पीसीएम, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ को भी आप हमेशा याद रखेंगे, उसी का क्रम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ, आपको बताओ रजिस्टर फास्ट है, ये भी आप समझ लीजिए यहीं से आपको। सर ये सीपीयू है, यहाँ कैचे मेमोरी सबसे पहले, तो सीपीयू अगर कोई डाटा चाहिए तो कैचे सबसे पास, तो सबसे तेजी से लेगा डाटा सर, इसलिए सबसे फास्ट मेमोरी तो कैचे होना चाहिए, सीपीयू के सबसे पास है। हाँ दोस्तों, आप सही बोल रहे हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपका छुपा हुआ है सर, क्या छुपा हुआ है? क्योंकि सीपीयू के बाहर आपको कैचेस मेमोरी दिख रहा है ना, सीपीयू के बाहर आपको कैचेस मेमोरी दिख रहा है सर, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी कहाँ गया सर, जो इससे फास्ट था? दोस्तों रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है, इसीलिए वह सबसे फास्ट हो जाता है, क्योंकि सीपीयू सबसे पहले जो अपने पास होगा उसी डाटा खोजेगा ना। हाँ सर, आपके घर में आग लगेगा, आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? अपने पड़ोसी के पास ही जाएंगे ना, कि 4 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे। हाँ सर, जो सबसे पास होगा उसके पास जाएंगे। तो सीपीयू के अंदर ही है आपका रजिस्टर मेमोरी, तो सबसे पहले डाटा, सबसे फास्टली डाटा सीपीयू कहाँ से लेगा? हाँ सर, रजिस्टर से लेगा, इसलिए रजिस्टर आपका सबसे फास्ट मेमोरी होता है। इस बात में आप निश्चिंत हुए? हाँ सर, कि उसको फास्ट क्यों लेना है आपको पता चल गया होगा। हाँ, उसके बाद रजिस्टर अगर आपका पड़ोसी है तब आपके सीपीयू 3-4 घर और छोड़ करके जो कैचेस मेमोरी है आपके दूसरे पड़ोसी हो जाएंगे, ठीक। हाँ सर, तो उसके बाद आपको कैचेस दिख रहा है सर, कैचेस मेमोरी है। और इन सब पे क्या लिखे सर? वोलेटाइल, अर्थात ये सब आपके अस्थायी मेमोरी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रैम भी आ गया, रैम का भी डायनेमिक रैम वाला हिस्सा आ गया, अर्थात रैम भी आपका वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इनमें परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं होता। जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तब उस समय जो डाटा को यूज करते रहता है, उस समय के डाटा को बस जहाँ रखता है वो स्पेस अवेलेबल करवाते हैं। इसलिए जो अस्थायी रूप से डाटा को रखे वही कहलाते हैं आपके अस्थायी मेमोरी, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। हाँ सर। और यहाँ देखिए आपको डिस्क स्टोरेज अर्थात हार्ड डिस्क का तात्पर्य, यहाँ भी एक बहुत बड़ी चीज सिखाऊंगा। चलिए इसको स्क्रीन पर लेके आ जाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, ताकि आप लोग थोड़ा समझा सकूँ मैं। चलिए अच्छे समझा ही देते हैं। आइए दोस्तों, पहले इसी को समझा देते हैं, फिर उस पर आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन आपको कहीं से छूटना नहीं चाहिए। क्या पढ़ भी लियो, फिर क्वेश्चन छूटा तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि भाई बच्चे पढ़े उसके बाद उनका क्वेश्चन छूटा, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं छूटेगा तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। हाँ सर, आइए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मैं जो कंटेंट लाना था आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ। वो कंटेंट लाने में आप लोगों को टाइम लगा, इसलिए मैं सीधे कंटेंट लेकर के आ गया हूँ। चलिए हम थोड़ा सा आपके लिए जो पढ़ाया था उसके थोड़े से पीछे चलते हैं, थोड़े से पीछे से सर, थोड़े से पीछे से इसलिए चलेंगे ताकि जो सीक्वेंस गड़बड़ाया था वो आपका रिलेट हो सके और वहाँ से आप फिर कंटिन्यू फ्लो में समझ सके। आइए थोड़ा सा सीक्वेंस में आते हैं, उसके लिए एक पेज ले लेते हैं। आइए, देखिए दिखवाता हूँ आप लोगों के लिए। सर हम मेमोरी पढ़ रहे थे, मेमोरी। हाँ सर, मेमोरी में आपका था सर क्या कि सर आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। हाँ सर, प्राइमरी मेमोरी होता है। इस प्राइमरी मेमोरी को ही आपका इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। हाँ सर, इसे ही आपका मेन मेमोरी भी कहते हैं। हाँ सर, मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक। हाँ सर, मेमोरी का दो हिस्से, एक प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मतलब प्राथमिक, आंतरिक, और आपका मुख्य मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी, ठीक। हाँ सर, और इसी में दूसरा हिस्सा था सर इसका, सर प्राइमरी के बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सर, सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक मेमोरी। हाँ सर, ये आपका ऑक्सिलरी स्पेशली बताया था मैं आपको, जो सीबीडीवीडी है उनके लिए प्रयोग होता है और सेकेंडरी में ही आता है, इसलिए ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से इसको जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। हाँ सर, चलिए उसके बाद आपका है दोस्तों, इसे ही और नाम से बोलते हैं क्योंकि इसका उपयोग आप बैकअप बनाने के लिए करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बैकअप मेमोरी। हाँ सर, इसमें आपका हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है, सीडी डीवीडी आता है और उन्हीं का प्रयोग आप बैकअप के लिए करते हैं। हाँ सर, इसलिए आपका फ्लॉपी डिस्क आता है, उनका ही प्रयोग आप बैकअप के लिए करते हैं, इसलिए बैकअप मेमोरी के नाम से भी इसे जानते हैं। और लास्ट में आपका जैसे इंटरनल था वैसे ही आपका ये एक्सटर्नल मेमोरी है, क्योंकि आप इसको बाहर ही यूज कर सकते हैं। जैसे आप सीडी ड्राइव में सीडी डाले, डीवीडी डाले, कॉपी पेस्ट किए और उसको निकाल के बाहर ले गए। आप पेन ड्राइव लगाए, डाटा कॉपी पेस्ट किए या उसमें डाले और पेन ड्राइव निकाल के ले गए। हार्ड डिस्क कनेक्ट किए, डाटा डाले, निकाले और लेकर के उसको बाहर चले गए, अर्थात वो एक्सटर्नली
बाहर से कनेक्ट हो जाता है, बाहर से निकल जाता है, इसलिए आपका एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में भी इसको जानते हैं। हाँ सर, और इसमें आप फिर देखे थे कि हाँ सर इसके अंतर्गत आता है आपका एग्जाम्पल से उसके कुछ एग्जाम्पल चर्चा कर लेता है। इसी एग्जाम्पल में देखे थे सर कौन आपके यहाँ आते हैं प्राइमरी मेमोरी में, तो आपको केवल आपके सर रैम, इसलिए मेन मेमोरी कभी बोले तो मेन मेमोरी में सबसे पहले जिसको लेते हैं वो तो है आपका रैम, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ सर, फिर आपको होता है दोस्तों इसी में कैचे मेमोरी और रोम आपका है ना, तो रैम, रोम एंड आपका कैचे मेमोरी, CACHE, ठीक। हाँ सर, और आपको उसी को दूसरी में इसी में रजिस्टर भी डालेंगे तो भी इसी में आ जाएगा, ठीक। हाँ, मगर रजिस्टर क्योंकि आपका CPU का हिस्सा आता है इसलिए उसको हम अलग से नहीं लिखते हैं, जबकि आपके इसमें जो लिखेंगे इसमें आपको सर CD, DVD है ना, फ्लैश ड्राइव लिख रहा हूँ, फ्लैश ड्राइव का मतलब लिखेंगे फ्लैश ड्राइव, अर्थात इसका मतलब होता है इसके अंदर जो पेन ड्राइव जो आता है ना, पेन ड्राइव, हाँ, तो पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के रूप में बोलता है, वो सब हार्ड डिस्क, हाँ सर, ये सब चीजें इसमें आती है, ठीक। याद रखेंगे सर। ये आपके CPU तो आप पहली बात आती है सर आपका, हाँ इसको हिंदी में भी लिख देते हैं ये दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए सर, प्राइमरी मतलब होता है आपका सर प्राथमिक मेमोरी, हाँ सर प्राथमिक मेमोरी। सर इंटरनल मतलब होता है आपका आंतरिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। सर मेन मेमोरी होता है सर आपका मुख्य मेमोरी, हाँ सर, हिंदी में पता चल गया दोस्तों जिनका है। हाँ सर, सेकेंडरी मतलब दोस्तों आपका होता है द्वितीयक मेमोरी, ठीक। ऑक्सिलरी मैंने समझिए आपकी सहायक मेमोरी, हाँ सर। बैकअप मतलब समझिए कि आपका बैकअप बनाने के लिए बैकअप के रूप में हम समझते हैं, हाँ, तो बैकअप ही लिख देते हैं, बैकअप मेमोरी। एक्सटर्नल मतलब आपका बाह्य मेमोरी, हाँ सर। और रैम, रोम, कैचे मेमोरी आप जानते हैं सर, CD, DVD या रजिस्टर भी लिख देते हैं, रजिस्टर भी इसी के अंदर आप ले सकते हैं कभी अगर आएगी एग्जाम्पल के रूप में तो रजिस्टर। चलिए सर, ये वाला जो आपका वो था डिवीजन था, ये तो आप जान चुके थे सर प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आते हैं। चलिए अब इसमें सबसे बेसिक बात आपको बताऊं मैं, उस पर हम आते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सर। इसको ठीक है सर, सबसे पहली बात तो अब इसका ये तीन नाम क्यों, इसका ये नाम क्या है, सबका आपको कारण मैं बताता हूँ, ठीक, ध्यान से देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहते हैं, अब आपको थोड़ा सा इसके लिए पीछे चलते हैं, ये नए पेज पे आते हैं, यही समझा देता हूँ। आइए मान लीजिए ये आपका CPU है, CPU, ठीक, हाँ सर, ये CPU है, ये आपका मदरबोर्ड है, हाँ सर मदरबोर्ड है, ठीक। CPU से डायरेक्ट आपके CPU, हाँ सर, CPU से डायरेक्ट जो मेमोरी जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं, ठीक, हाँ सर। इसको अलग से बना देते हैं थोड़ा सीक्वेंस में, आइए, ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। मान लीजिए आपका CPU है, CPU, हाँ सर, ये CPU है, CPU, ये अपने अंदर ही एक मेमोरी स्थान बना के रखता है जिसे आप जानते हैं रजिस्टर, हाँ सर। ये पूरा डब्बा आपका CPU का, उसके अंदर ही रजिस्टर है। इसके बाद आपको बाहर जाएंगे तो आपको मिलता है सर कैचे मेमोरी, हाँ सर। इसके बाद आप जाएंगे तो आपको मिलता है दोस्तों रैम मेमोरी, ऐसे समझ के चलिए आप, ठीक, हाँ सर। और CPU से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, आपको रोम भी होता है, तो रोम को छोड़ दीजिए, चलिए रोम को ले लेते हैं पे, हाँ रोम, अर्थात CPU से डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट होने वाली मेमोरी को कहते हैं आपका प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी, की सबसे प्राथमिकता के साथ उससे कौन जुड़े हैं, सबसे पहले सबसे प्रथम रूप में उससे कौन जुड़े हैं, तो जुड़े हैं आपके रजिस्टर, कैचे, रैम, रोम, इसलिए आपके कहलाते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी क्यों कहते हैं आप समझ गए, हाँ सर, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं या डायरेक्ट जुड़े होते हैं, हाँ सर। प्रत्यक्ष ज्यादा सही शब्द है यहाँ पे, हाँ सर। जबकि आपका प्रत्यक्ष की वजह से इसको प्राइमरी बोल दिए, और सेकेंडरी क्योंकि ये जिसमें जो ये भी जो ड्राइव है ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से CPU से कनेक्ट होते हैं या मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इनके लिए सेकेंडरी कहलाता है, क्योंकि आपके CPU से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, हाँ सर। इस बात समझ में आ गया कि प्राथमिक क्यों करें, द्वितीय क्यों करें, ठीक है सर। अब सर इसको इंटरनल क्यों करें, क्यों बताइए। जब हमने CPU केस देखा है सर, CPU केस, हाँ सर, उसमें मदरबोर्ड फिट है, उसमें CPU में मदरबोर्ड भी आपका CPU फिट है, हाँ सर। तो सब आपके इंटरनल केस में ना, जो CPU का केस होता है ये आपको दिखाऊं मैं, इसको भी दिखा दूं,
भैया आप इसका लूँ नहीं जान रहे होंगे, CPU केस कभी गए नहीं होंगे तो CPU केस आइए। हाँ सर, आपने ऐसा बॉक्स देखा हुआ है? हाँ सर हमने, आपको तो ज़्यादा एडवांस बॉक्स हो गया, गेमिंग वाला मत देखिए, जो सामान्यतः सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं वैसा कुछ निकालते हैं। हाँ सर, हाँ ऐसा बॉक्स आप देखते हैं। हाँ सर, इस बॉक्स के अंदर जो फिट है, और बताइए इस बॉक्स के अंदर ही ना सर आपके मदरबोर्ड में रैम रोम सब फिट है कि नहीं? हाँ सर, रजिस्टर कैचे सब चीज, इसलिए क्योंकि वो अंदर फिट है, इस बॉक्स के, इस कैबिनेट के अंदर फिट है। तो इस बॉक्स को लेकर के आते हैं एक सेकंड के लिए। हाँ सर, चलिए इसको समझा के हटा देंगे, है ना? आइए। हाँ सर, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। चलिए सर, इस बॉक्स के अंदर फिट है, इस बॉक्स के अंदर सर मदरबोर्ड है। सर मदरबोर्ड में आपको सीपीयू फिट है, सीपीयू के साथ आपका अगल बगल उसके जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं रैम कैचे, सीपीयू से सीपीयू के अंदर रजिस्टर, उसके बाहर आपका कैचे, सबसे पहले भी कैचे, फिर आपका रैम है, सब जुड़े हुए हैं, रैम रोम वगैरह, इसलिए वो प्राथमिक कहलाए, ठीक है। और सर यहाँ पे बाकी सर नाम देखिए सर, CD DVD, देखिए यहाँ पे बटन दबाएंगे तो यहाँ से CD ड्राइव निकलेगा, उसमें आप कैसेट डालेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, डालेंगे, निकालेंगे डाटा उसमें से, फिर उसको आप लेके निकल सकते हैं। अर्थात ये सीपीयू इसके अंदर जो मदरबोर्ड सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड है, इसलिए आपको कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सर, तो आपको प्राथमिक और द्वितीय क्यों कहते हैं पता चल गया? हाँ सर मैं बोला ना, सिर्फ नाम रटना नहीं है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको हर एक का कारण। चलिए दूसरे बिंदु पे आते हैं। इस केस के अंदर जो भी फिट है, आंतरिक अंदर, इंटरनल मतलब उसके इंटरनली फिट है, आंतरिक रूप से उसके अंदर फिट है, इसलिए लोग कहलाते हैं आपके इंटरनल मेमोरी, रैम रोम कैचे रजिस्टर, ये सब उसके अंदर फिट होते हैं। आपको दिख रहा है कैसे फिट होते हैं? हाँ सर, इसलिए तो इसलिए वो कहलाते हैं आपके आंतरिक मेमोरी। जबकि यहाँ देखिए पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया हुआ है सर, तो पेन ड्राइव लगाएंगे निकाल देंगे, तो हाँ सर फ्लैश ड्राइव आपका बाहर से कनेक्ट किए बाहर ही निकाल लिए, सर CD आपका बाहर से डाले बाहर से निकाल लिए, हार्ड डिस्क बाहर से कनेक्ट किए USB से बाहर से निकाल लिए, इसलिए आपका हार्ड डिस्क, CD DVD फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव ये सब आपके कहलाते हैं आपका एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि ये बाहर से कनेक्ट होते हैं और बाहर से निकल जाते हैं। हाँ सर, अब बताइए आपको जो डाटा परमानेंटली स्टोर करना है कुछ इंपॉर्टेंट, आप किसमें सेव करते हैं? हाँ सर, मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ, निकाल लेता हूँ, CD DVD में कॉपी पेस्ट करके उसको रख लेता हूँ, जिप डिस्क जो होता है उसमें कॉपी करके रख लेता हूँ। हाँ सर, अर्थात इसमें आप बैकअप बनाने के लिए जिसको उपयोग करते हैं वो हमेशा आप इन्हीं चीजों को उपयोग करते हैं, आप देखिए गौर से। हाँ सर, इसीलिए आप याद रखेंगे कि इसीलिए इसे बैकअप मेमोरी कह रहे हैं। और दूसरी बात आपको सर, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी किस सेंस में कह रहे हैं, अर्थात सहायक मेमोरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मुख्य मेमोरी है, अगर लिखे ये नाम में मुख्य मेमोरी है, तो ये जो बाकी सब मेमोरी इसके अंतर्गत ये सभी मुख्य की मदद करने के लिए तो है ना, कि हाँ सर उसमें जगह नहीं है, कम पड़ रहा है, तो उसमें कुछ डाटा इसमें कॉपी करके रख लिए, तो उसका सहायता आप कर रहे हैं ना, कि भाई ज्यादा लोड ना पड़े हमारे कंप्यूटर पे, तो उसमें जो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है उससे कॉपी करके हम बाहर रख देंगे, तो अपना कंप्यूटर भी स्मूथली रन होगा और उसका मदद भी हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं इनमें मेमोरी की सहायता करते हैं, इसलिए आपका कहलाता है ये ऑक्सिलरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी। तो आपको पूरे नाम का कारण पता चल गया। मगर अब आपका मेन मेमोरी क्यों कहते हैं, इस पर हम थोड़ा चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि सर अगर ये मेन मेमोरी नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर रन ही नहीं होगा। सर क्यों रन नहीं होगा, ये तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा भी दे कि मेन मेमोरी क्यों कहते हैं। हालांकि सब समझाए हुए हो, मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही क्लियर होगा, मगर हम लोग जानते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं तो पर्चा फुल पढ़ते हैं। आइए समझते हैं सर मेन मेमोरी क्यों कहते हैं। अब अच्छा बताइए आप, सर ये आपका कंप्यूटर था, ठीक है चलिए बना दे, तो मैं बनाता हूँ हाथ से भैया, ठीक सर। ये हमारा कंप्यूटर, आपको मॉनिटर दिखता है, इसको आप कंप्यूटर समझते हैं, हालांकि है नहीं। हाँ सर, इसके बाद सर आपका CPU का केस है। हाँ सर, इस CPU केस में आपका मदरबोर्ड फिट है। हाँ सर, इसमें आपको बीच मान लीजिए CPU फिट है। हाँ सर, CPU फिट है, ठीक है। ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड। हाँ सर, सर इसी से आपका कनेक्टेड सर आपका रोम। हाँ सर, इसी से कनेक्टेड आपका रैम, ऐसा समझिए। हाँ सर, इसी से कनेक्टेड आपका कैचे। हाँ सर, ऐसा समझिए, ठीक है। हालांकि सही सीक्वेंस नहीं, और समझने के लिए आपको, ठीक है। रजिस्टर तो इसके अंदर ही होता है, तो रजिस्टर छोड़ दीजिए, मैं इसके अंदर ये डॉट बना दिया ऐसा करके, CPU के अंदर ये सर ये आपको है रजिस्टर। हाँ रजिस्टर, ठीक है सर। आपको इसको मुख्य मेमोरी क्यों कह रहे हैं, इनको आप पहले बताएंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे। हाँ सर, अब बताइए सर, जहाँ पे रीड ओनली मेमोरी रोम जो होता है, इसी को पहले लेते हैं सर। सर रोम में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है। और सर जब हम पावर बटन दबाते हैं सर, हम पावर बटन दबाते हैं सर, पावर बटन हम दबाते हैं, अर्थात कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें परमानेंटली होता है सर, आपके रैम रोम में डला होता है। हाँ सर, तो रोम से ही आपके
ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होकर के जाता है किसमें सर, आपके रैम में जाता है। अर्थात उसका ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर को पूरा चलाता है, पूरा मैनेज करता है। हाँ सर, मैनेज करता है, अर्थात मैनेजर है। हाँ सर, अर्थात इसके बिना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। हाँ सर, चालू नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। और ऑपरेटिंग सिस्टम डला किसमें सर, रोम में डला हुआ है। तो रोम नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो सिस्टम चालू नहीं होगा, चालू नहीं होगा कंप्यूटर मैनेज नहीं होगा, तो अर्थात आपका कंप्यूटर बंद डब्बा जैसे पड़े रह जाएगा। तो ये मुख्य मेमोरी हुआ कि नहीं। हाँ सर, क्योंकि कंप्यूटर चालू नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे। ठीक है सर, और चालू होकर के रोम से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं जाएगा। और जैसे पावर बटन दबाए बूटिंग हुआ है ना, आपको कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग सब पढ़ाया हुआ था मैं। हाँ सर, बताया जब स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग, यदि स्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग, आपको सब बता चुके हैं। ठीक सर, मुद्दे की बात यह है कि सर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब चालू होगा, सिस्टम चालू हुआ तो रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाता है सर, रैम में जाता है। तो अगर रैम नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होने के बाद कहाँ जाएगा। इसलिए रैम भी मुख्य मेमोरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है, रैम के स्पेस में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। आप जिसको बोलेंगे ये वाला एप्लीकेशन ऑन करो, ये वाला काम करो, वो वाला काम करो, वो जितना काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है वो सब आपके रैम की स्पेस में ही रह के करता है। अर्थात रोम और रैम के बिना क्या पॉसिबल है कंप्यूटर आपका चालू और काम करे, नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपका कहलाता है ये मेन मेमोरी। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, इसलिए आप याद रखेंगे मेन मेमोरी मुख्यतः आपके रैम एंड रोम आ जाते हैं। ठीक। हाँ सर, चलिए। और कैसे, तो भाई ये वाली बात है कि रैम को जब डाटा का यूज करना होता है या सीपीयू को कोई डाटा का यूज करना होता है तो उसके सबसे पास कैचे मेमोरी है बाहर के तौर पर, अंदर तो रजिस्टर है, रजिस्टर में डाटा देखेगा सबसे पहले। हाँ सर, ये भी सीक्वेंस देख लीजिए। सीपीयू अगर डाटा का भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए कि सीपीयू सबसे पहले डाटा किससे खोजता है, सीपीयू सबसे पहले डाटा खोजता है रजिस्टर से। हाँ सर, रजिस्टर में नहीं मिलता तो खोजता है आपके कैचेस से, कैचेस मेमोरी से। उस पर नहीं मिलता तो आपको खोजता है रैम रोम वगैरह बाकी सबसे। ठीक। हाँ सर, अदर्स से। चलिए, समझ गए इस बात को आप। हाँ सर, इसलिए आपका जब सबसे पहले डाटा खोज रहा है तो यहाँ जो डाटा होगा सबसे पहले इसको मिल जाएगा ना। हाँ सर, अगर समझिए सबके बीच दूरी है 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो अर्थात ये केवल 1 किलोमीटर चलेगा और तेजी से पहुंचा देगा सामान। कैचेस में उससे सामान खोजेगा तो इसको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो इसको 2 किलोमीटर लगेगा। देखिए डंटी और लंबी हो गई। और अदर्स मैंने आपका रैम रोम से खोजता है या हार्ड डिस्क से खोजता है तो इसको और ज्यादा चलना पड़ रहा है, अर्थात आपके 3 किलोमीटर चलना पड़ गया। तो बताइए सबसे तेजी से कौन पहुंचा, सबसे तेजी से रजिस्टर मेमोरी का डाटा पहुंचेगा, अर्थात इसलिए आपकी सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर मेमोरी थी, क्योंकि आपके सीपीयू के अंदर ये होती है। अब आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे और इससे कितना भी घुमा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब कभी भटकेंगे नहीं। हाँ, ऑप्शन में अगर रजिस्टर मेमोरी नहीं देता है क्योंकि सीपीयू का हिस्सा हो जाता है, तब आप लेंगे सीपीयू के बाद उसके अंदर रजिस्टर मेमोरी को छोड़ के सबसे फास्ट मेमोरी है, सबसे फास्ट मेमोरी आपकी कैश मेमोरी। हाँ सर, आपको कभी सीक्वेंस जमान दे सकता है, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा आपको बन जाएगा। और मेन मेमोरी क्यों कहते हैं आपको पता चल गया। हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है, रोम में होता है, चालू होने के बाद आपका वो आके रैम में जमा होता है, रैम में आपका कार्य करता है। हाँ सर, हमारे सारे एप्लीकेशन जो रन होते हैं वो रैम के स्पेस का ही उपयोग करते हैं। हाँ सर, जब आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेल तो उसको कोई स्थान चाहिए ना, उस समय वो स्थान रैम देता है। जब आप गेम नहीं खेल रहे हैं तब वो गेम कहाँ पर चल जाता है, तब वो गेम चल जाता है आपके हार्ड डिस्क में वाले पार्ट में। ठीक। हाँ सर, तो आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क अंदर फिट है उसमें चल जाता है वो। ठीक। चलिए, ये बात ध्यान रखेंगे। सारे एप्लीकेशन जो आपके स्थान ले रहे हैं वो सब आपको उसका स्थान ले रहे हैं, और आपके रैम में रनिंग के समय जो स्थान घेरेंगे वो आपके रैम में घेरते हैं। चलिए, इस बात को आप समझ गए हैं, भली बात आप परिचित हो गए। आइए अब सीधा हम आते हैं कुछ मुद्दों की ओर। तो हाँ सर, हमको तीनों नाम का कारण पता चल गया, इसके अंदर ये सब क्यों आते हैं सब पता चल गया। ठीक है सर, इसके से आप बता दिए, इसको इंटरनल एक्सटर्नल क्यों कहते हैं ये भी आप बता दिए। ठीक है सर, इसके बाद हम आते हैं थोड़े दोस्तों आपके चर्चा करते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। हमारा मेन मुद्दा था ये, है ना। और उस मेन मुद्दे से पहले आपका ये मैं पूरा इसका वर्गीकरण पढ़ा चुका था। चलिए एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिपीट करता हूं। मैं ये क्लास से आपको थोड़ा पीछे से जुड़ा हुआ दिखेगा क्योंकि भाई जोड़ रहा हूं ताकि पीछे जो सीक्वेंस गड़बड़ाया है वो यहाँ से मैनेज हो सके। सर प्राइमरी मेमोरी कहते हो, आपको पता चल गया सर प्राइमरी प्राथमिक मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट हो उसे कहते हैं। तो हाँ सर, जो आपके प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट हो उसे कहते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी, और जो आपके अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट हो उसे कहते हैं आपका सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सर, ठीक। चलिए,
सर प्राइमरी मेमोरी मेनली आपका रैम आता है एंड रोम आता है। सर रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी। हाँ सर, देखते हैं इसका कैटेगरी। रोम सर आपका एक सिंगल रोम होता है सर रोम। सर पी आर रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। फिर ईपी रोम का क्या है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर आपका डबल ई प्रोम है, आपका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इलेक्ट्रिक रूप से आप उसमें प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट में आपका आता है फ्लैश। हाँ सर, ये फ्लैश ड्राइव नहीं है दोस्तों, ये फ्लैश है, इस बात में भटकेंगे नहीं। फ्लैश ड्राइव से तात्पर्य आपका हो जाता है सर आपका पेन ड्राइव के जैसे। देखिए फ्लैश ड्राइव लिखा है तो फ्लैश ड्राइव का मतलब लिखा है देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव। हाँ सर, तो अब इस फ्लैश से इस फ्लैश में कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ फ्लैश के नीचे ड्राइव भी लिखे तो आपको हो जाएगा सेकेंडरी का हिस्सा, जहाँ सिक्योर फ्लैश लिखे तो आपको हो जाएगा प्राइमरी का हिस्सा। हाँ सर, सर ये वाला फ्लैश क्या है सर? रोम अपने यूज के लिए सबसे जल्दी जहाँ से डाटा कैरी करता है वो आपका होता है फ्लैश, ठीक। हाँ सर, चलिए आते हैं रोम का आपका पूरा भाई इसके सबसे पहले इसका सर फुल फॉर्म ही पूछेगा। हाँ सर, तो रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऑफ फ्लैश, ठीक। आते हैं रैम पे। रैम के सर दो हिस्से हैं, एक होता है सर आपका इसका स्टैटिक रैम और एक हिस्सा होता है सर आपका इसका डायनेमिक रैम। हाँ दोस्तों, सर स्टैटिक और डायनेमिक थोड़ा अंदर समझिए। स्टैटिक मतलब बोला यहाँ पे डाटा आपका स्थिर रहेगा, और यहाँ पर डायनेमिक मतलब बदल रहते हैं, डाटा आपका जो है बदलता रहेगा। तो देखिए अब खूब कॉमन सेंस बताइए, अब मैं आपको इसमें हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पर पहले जो क्वेश्चन तुरंत नाम से पता चलता है और जो पूछता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपसे कभी भी एकदम गहराई में नहीं पूछेगा, सबसे पहले उसके नाम से जो आपको समझ में आना चाहिए वहीं से वो क्वेश्चन उठाता है कभी भी एससीए व्यापम। तो आप उसको समझिए पहले। सर क्या है? सर इसका नाम अगर स्टैटिक, स्टैटिक मतलब अगर स्थिर है, और डायनेमिक मतलब अगर आपका इसका मान बार बार बदल रहा है, ये अस्थिर है। सर जो स्थिर है बताइए, जो डाटा स्थिर है क्या उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा? नहीं सर, इसमें रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। पूछता है कि बताइए रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है? तो आपको उस दोनों ही ऑप्शन में स्टैटिक रैम एस रैम दे देगा, डी रैम दे देगा, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार एस रैम डी रैम ये क्या होता है, तुमसे रैम पढ़े थे। तो आपको याद करें सर एस से स्टैटिक बताए थे, स्टैटिक मतलब डाटा स्थिर है। सर डाटा स्थिर मतलब उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ा क्योंकि वो स्थिर पड़ा हुआ है, और इसमें डाटा बार बार बदलना है, बार बार बदलना है, तभी तो आप रिफ्रेश करते हैं ना। हाँ सर, इसीलिए आप याद रखेंगे यहाँ रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, मगर आपके डायनेमिक रैम में रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। तो इस छोटे से चीज से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। हाँ सर, मगर देखिए अब आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस कीजिए। सर ये बार बार डाटा आपका जो है इस पर चर्चा करेंगे हम आगे जाकर के, उसका चिंता मत कीजिए। और कॉमन सेंस शायद आगे जाके गड़बड़ भी हो जाए, मगर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि अगर यहाँ पे अगर बार बार चलिए इसको वही बता दूंगा, छोड़िए इतना आप समझ गए। हाँ सर, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम समझिए, ठीक है। अब डायनेमिक रैम के हिस्से में आप आएंगे तो आप देखेंगे सर सिंगल डाटा रेट HDR, डबल डाटा रेट, हाँ सर, और क्वाड डाटा रेट मतलब एक 2 और 4। सिंगल मतलब 1, डबल मतलब 2, क्वाड मतलब 4, ठीक। डाटा रेट, डाटा रेट का मतलब क्या सर? सिंगल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, क्वाड डाटा रेट, अर्थात ये एक बार में एक डाटा को रीड कर सकता है, एक बार में 2 डाटा को रीड करेगा, एक बार में ये 4 डाटा को रीड करेगा। हाँ सर, जैसे कहने का मतलब अगर आप ABCD लिखे हैं, कॉमन से समझाने के लिए समझा रहा हूँ। हाँ सर, ये एक बार में केवल A को रीड करेगा, ये आपके एक बार में ही A B दोनों को रीड करेगा, और ये आपके एक बार में ही ABCD चारों को रीड कर लेगा। हाँ सर, तो इस चारों में आप दिख रहा है कि हाँ सर क्वाड डाटा रेट था, चारों को रीड कर लेगा। आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। हाँ सर, चलिए अपने प्रोग्राम भी ऐसे लिखा है तो उसको भी ऐसे रीड करेगा, ठीक है। तो आपको हो गया डायनेमिक रैम का हिस्सा सिंगल डाटा रेट HDR, ठीक, डबल डाटा रेट आपका, और आपका क्वाड डाटा रेट आपका। हाँ सर, चलिए दोस्तों, तो हमारा ये वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ के नाम से बता दूं सर आपके रीड ओनली मेमोरी, अर्थात रीड ओनली मेमोरी कहता है, तो आप पहले सीखते चलिए, यहीं पे लिखने वाला बात हम काम करवा लेंगे। सर रीड ओनली मेमोरी पाते हैं, रीड ओनली मेमोरी अर्थात इसमें आप राइट नहीं कर सकते। हाँ सर, अब राइट करना क्या होता है सर? आइए थोड़ी इस पर चर्चा करें। मैं आपका हालांकि सब बताया हूँ और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर अगर आप बोल रहे हैं रीड ओनली कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में केवल रीड ओनली हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसका तात्पर्य है कि अगर यहाँ पे कोई मेमोरी है, उस मेमोरी में आपने लिखा है ABCD, या उस मेमोरी में आपने
कोई गाना डाला हुआ है ऐसे करके, हाँ सर कोई गाना डाला हुआ है तो गाना का सिंबल बनाता हूँ, कोई गाना आपने डाला हुआ है, हाँ सर गाना आपने डाला हुआ है, हाँ, तो कोई वीडियो आपने डाला हुआ है तो उसको प्ले करना है, हाँ। अर्थात इस मेमोरी में आपका जो डब्बा है आपका मेमोरी है, इसमें कोई डाटा सा लिखा हुआ है, हाँ सर, ये आपका सर ऑडियो फाइल है, हाँ सर ऑडियो फाइल है इसमें, हाँ सर, इसमें वीडियो फाइल है, हाँ सर। तो ये मेमोरी जो है, तो मेमोरी मतलब सिर्फ मेमोरी, तो हाँ सर ये एक मेमोरी हो गई, ये एक मेमोरी हो गई, हाँ। इस मेमोरी में ओनली केवल जो डाटा पड़े हैं उसको केवल रीड कर सकता है, अर्थात रीड से तात्पर्य आपके उसको रन कर सकता है। इस मेमोरी में जब भी आप इसको प्ले करेंगे तो या तो इस डाटा को रीड करेगा, अर्थात इसको या तो आपका रन कर देगा या इसको प्ले कर देगा, हाँ सर। गाना को आपके प्ले कर देगा या रन कर देगा, हाँ सर, प्ले रन या प्ले, हाँ सर। और वीडियो के आपके रन कर देगा या प्ले कर देगा। अर्थात आप जब जब इस मेमोरी को यूज करेंगे तो वो केवल और केवल आपके रीड करेगा, अर्थात रीड का मतलब उसको केवल रन करेगा या उसको प्ले करेगा, उसमें जो डाटा डाला है उसको स्टार्ट करेगा, हाँ सर। तो ये मेमोरी कार्ड में आपका जितना सब चीज डाला हुआ था तो बार बार आप उसको भले रन बार बार कर लीजिए और केवल केवल उसको रन करेगा, बार बार रीड करेगा, तो उस रन करने को, उस प्ले करने को ही आपका रीड करना कहलाता है। तो रन करना, प्ले करना, स्टार्ट करने को रीड करना कहलाता है। और रोम में केवल केवल आप डाटा को रीड कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि अगर ये हमारा रोम है सर, ये हमारा रोम का डब्बा है, रोम मेमोरी है सर, हाँ, तो इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। तब जब जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो आप केवल केवल इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार रन कर पाते हैं, हाँ सर। क्या आप इस रोम मेमोरी में कोई मूवी डाल सकते हैं? नहीं सर। क्या आप इसमें कोई सॉन्ग डाल सकते हैं? नहीं सर। क्या आप इसमें अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो डाल सकते हैं? नहीं सर। हाँ मगर भैया लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, वो तो फोटो इसमें डलवा देंगी। इससे एक चुटकुला याद आ गया कि मेरी एक फ्रेंड थी प्रिया किशोर। तो एक समय आया जब हम लोग इंजीनियरिंग का समय था हमारे, तो उस समय की स्थिति आई कि जब बोले तो फ्रेंड बोली, मेरी प्रिया किशोर जो थी मेरे दोस्त को बोलती है, मेरा दोस्त है बहुत ही जिगरी, मेरा मित्र है रवि किरण। तो रवि किरण को बोलती है, रवि इस पेन ड्राइव में मेरे को फेसबुक डाल के दे तो मतलब फेसबुक को पेन ड्राइव में मांग रही थी। तो वैसे हो सकता है लड़कियां हमारी जो है वो कुछ भी मांग सकती है और कुछ भी करवा सकती है दुनिया में, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स है दोस्तों, वो आदि शक्ति रूप है, मतलब वो दुनिया में इस धरती पे जो जीवन ला सकती हैं वो कुछ भी कर सकती है। तो वो ये सब चीजें भी कर सकती हैं, कल क्या पता नए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दें वो। इसीलिए इस बात की इज्जत कीजिएगा हमेशा, आदि शक्ति का हमेशा इज्जत कीजिए। जो सपाट हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, वो बात अलग है। चलिए, तो पेन ड्राइव में फेसबुक मांगने वाली बातें हैं, याद आ गया। चलिए ठीक। हाँ, तो कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम में ना मैं मूवी डाल सकता, ना सॉन्ग, ना पिक, ना कुछ नहीं डाल सकता। सिर्फ उसमें जो डला हुआ है पहले से ही उसको मैं केवल केवल रन कर पा रहा हूँ। जब जब आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, जब जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, बस इतना ही होता है सर। इसीलिए इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। मतलब प्रैक्टिकली समझना है, नाम ऐसा है क्यों। हाँ सर। अच्छा, रीड का मतलब क्या है? बार बार रस रीड, रस से रन करना, रन मतलब प्ले करना, स्टार्ट करना हो गया है सर। अब आते हैं आपका दूसरी चीज पर। सर रीड शब्द का मतलब समझ गया ना? हाँ सर। आइए इससे आप आते हैं दूसरे हिस्से पर आ जाते हैं। ये अभी थोड़ा सा इसी जगह पर ले लेता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, ये आप अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। हाँ सर। आइए थोड़ा आपको अलग तरीके से आप दूसरा चीज समझाएं। तो अब रीड शब्द का मतलब समझ गए, मतलब सीखते चलिए। मैं बताते बताते कहाँ चल जाऊंगा उसका पता नहीं है, मगर जहां भी जाऊंगा आपके लिए हर जगह से सिर्फ फायदा ही मिलेगा आपको। नुकसान तो आपको कभी भी किसी हाल में ज्ञान से नहीं होने वाला। चलिए, हाँ सर। आइए सर, एक रीड शब्द से आप समझा दिए सर। रीड मतलब शब्द का मतलब समझा दिए कि आप कुल मिलाकर के केवल केवल जो उसमें प्रोग्राम पहले से डला हुआ है मेमोरी में उसको रन करना। हाँ सर। अगर अब राइट का मतलब समझिए, राइट करने का मतलब होता है आपका, जिसमें राइट बोला हुआ है उसमें इसका मतलब है कि आप डाटा, इसमें डाटा आप केवल केवल उसको पढ़ पा रहे थे, डाल नहीं पाते। डाटा आप गए डाल नहीं पा रहे थे। और राइट में आपका मतलब होता है डाटा डाल सकते हैं। अर्थात राइट शब्द का तात्पर्य ये है कि जहां आप डाटा डाल पा रहे हैं, अर्थात ऐसी मेमोरी, ये मेमोरी मान लीजिए आपका मेमोरी है। हाँ सर, मेमोरी है। तो इसमें आप मूवी मूवी भी डाल पा रहे हैं। हाँ सर। इसमें आप सर पिक भी डाल पा रहे हैं। हाँ सर। इसमें आप सर सॉन्ग भी डाल पा रहे हैं। हाँ सर। इसमें आप कुछ भी चीज डाल पा रहे हैं, अर्थात आप उसमें डाटा पेस्ट कर पा रहे हैं, डाटा अपलोड कर पा रहे हैं। हाँ सर, वो सब आपका कहलाएगा
राइट करना, अर्थात इस मेमोरी स्पेस में जब भी आप डाटा डालेंगे वो कहलाएगा आपका राइट करना। हाँ सर। अब इसी पे एक और शब्द आता है, ये तो हो गया डाटा डालना, हाँ सर देख लिया। और इसी पे जब आपका स्पेशली सीडी डीवीडी वाला बात आ जाएगा तो उसमें कहलाते हैं क्या शब्द को, इसको और दूसरे रूप में जानते हैं, उसको आप थोड़ी देर समझिए। तो हाँ सर, रीड करना राइट करना, दो शब्द का मतलब आप समझ गए, ठीक है सर। अब आप समझेंगे एक और शब्द का मतलब, इस शब्द से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इन सबको शब्दों को मजाक मत लीजिएगा, है ना, अपने आप में क्वेश्चन एक एक सिंगल सिंगल। हाँ, अब आते हैं एक तीसरे शब्द पे, वो सर आपका बर्निंग। एक शब्द बता देता हूँ, तीनों आपका एक साथ रहेगा सर, बर्निंग करना। अर्थात जब आप सीडी कैसेट देखते हैं और इस पे जब आप ऐसा लेजर लाइट रखते हैं, लेजर रखते हैं, लेजर से लाइट निकलता है, हाँ सर, उस लेजर लाइट से इसके ऊपर ऐसा सर पूरा ये सीडी कैसेट घूम रहा है तो इस पे पूरा डाटा बेस घूमते घूमते लिखा जाएगा। हाँ सर, तो इस पे पूरे डाटा का आपका लिखा जाना इसकी लेजर की मदद से वो कहलाता है आपका बर्निंग करना। ऐसी तरीके जैसे लिख के बता रहा हूं मैं, ऐसे पूरा डाटा लिखाता है सर। अब बार बार इसमें थोड़ा सा डिटेल इसी में यही बता दूंगा, फिर तो हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत मगर यहीं पढ़ लीजिए आप सर। अब जब इसमें डाटा बता रहे थे तो आप बार बार इसको ऐसे कर रहे थे सर, ऐसे इसमें लेजर गया, इसमें ऐसे आपको घुमाती है, तो इसको सबसे पहले बारीकी से देखिएगा। आइए सर, भाई लेजर लाइट पड़ा तो लेजर लाइट पड़ा, हाँ सर, लेजर एक्सेस पर यहाँ पड़ा, यहाँ पे पड़ा, हाँ सर। तो जो इस लेजर लाइट पड़ा सीडी कैसेट के सबसे पहले जिस यूनिट पे पड़ा वो कहलाता है आपका सेक्टर। हाँ सर, और जब ऐसे सेक्टर के बगल, इस बगल सेक्टर में, इसके बगल सेक्टर में, ऐसे सेक्टर पे लिखते जाएगा वो डाटा पूरा। तो पहले इस रेंज के सेक्टर पे लिखेगा, सेक्टर देखिए अलग अलग सेक्टर है। हाँ सर, जब इस सेक्टर एक सेक्टर था, सेक्टर में पूरा जब लिख लिया तो सेक्टर से जो आपको पूरा गोल वक्र बना, परिधीय बना, पूरा चक्र बना, वो कहलाता है आपका ट्रैक। सब पूछा हुआ है, व्यापक में एग्जाम पूछा हुआ है कि बताइए सीडी डीवीडी में डाटा कहाँ स्टोर होता है, या उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सेक्टर। उसके गोल रूप में जो डाटा जमा, परिधीय रूप में जहाँ डाटा जमा होता है वो कौन है आपका, किस नाम से जानते हैं जिसमें डाटा जमा होता है, उसे कहते हैं आपका ट्रैक। हाँ सर, चलिए तो आप समझ सर, सेक्टर समझ लिए, इस सिंगल डॉट को कहते हैं सर आपका सेक्टर सर। और आपका सर जो पीला गोल पूरा सर ट्रैक बना हुआ है, इसे कहते हैं सर आपका ट्रैक। हाँ सर, सेक्टर क्यों, सेक्टर मतलब सर सेक्शन, एक छोटा सा सेक्शन। हाँ सर, आप क्या बोलेंगे, अगर कोई डब्बा है तो इसका छोटा सा सेक्शन काट के देना भाई, या कोई केक है बोलेंगे आप छोटा सा सेक्शन काट के दे मेरे को। हाँ सर, इसलिए इसका छोटा सा सेक्शन है, इसलिए सेक्टर कह रहे हैं। हाँ सर, और ट्रैक मतलब सर ट्रैक जिसमें हम दौड़ते हैं, बोलते हैं ना ट्रैक रेस हो रहा है, तो हाँ सर पूरा ट्रैक बना रहता है उस पर हम दौड़ते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ट्रैक। क्योंकि गोल रेस ऐसी होता है, हाँ सर, रेस में दौड़ रहे इसलिए ट्रैक कहला रहा है, ठीक है सर। इसी तरीके से आपका सेक्टर और ट्रैक में आपका डाटा लिखाता है, आप समझ लेंगे। और जो डाटा लिखाया पूरा इसका स्पेस में जो लिखा रहा है डाटा, तो उस स्थान बताइए जिस स्थान पर डाटा लिखा गया है, क्या उस स्थान पर और कुछ कार्य हो सकता है, नहीं। अर्थात वैसे ही आप किसी चीज को अगर जला दी है तो क्या आप उसको फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं। बस वैसे ही है कि जहाँ डाटा लिखा गया और डाटा नहीं डलेगा, इसलिए वो कुल मिलाकर के वो एक तरीके से बर्निंग हो गया, अर्थात जल गया वो स्थान, ठीक। क्योंकि लेजर लाइट उसको गर्म कर करके लिखता है ना, लाइट पड़ रहा है तो कहीं गर्म होकर के बर्निंग, भाई यहाँ गर्माहट का एहसास कब होता है, जब कोई जलता चीज है, इसलिए वहां गर्माहट के साथ डाटा लिखा रहा है। कोई लाइट पड़ रहा है, लाइट आप देखेंगे लाइट से थोड़ा हीट मिलता है सर, हाँ, तो उस तरीके से यहाँ लेजर लाइट पड़ता है, हीट जनरेट हो रहा है, तो सब समझ के लिखिए। तो वो जो डाटा लिखाया उसे कहते हैं आपका बर्निंग प्रोसेस। तो रीड में भी आपका डाटा सिर्फ केवल पढ़ सकते हैं, राइट में भी डाटा डलता है, बर्निंग में भी डाटा डलता है, मगर इसका शब्द का प्रयोग आप कहाँ पे करते हैं आप समझ गए होंगे, और राइट शब्द का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, ठीक। हाँ सर, अब आपको एक बेसिक डिफरेंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले आप अपनी आंखों को खोल के रखेंगे, ठीक, खोल के रखेंगे, जब मैंने बोला खोल के रखेंगे, खोल के रखेंगे आप। सर एक होता है सर आपका, दो शब्द में आप, चलिए अब देखते हैं आपका क्या ज्ञान है। देख लो भैया, आपको क्लास जरूरत से ज़्यादा लंबा ना ले लो की क्लास, चलिए अभी तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने आप में, ये सब एक एक क्वेश्चन है ना दोस्तों जो बता रहा हूँ, इसको आप मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम आते हैं, हाँ सर आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में थोड़ा ले लीजिएगा क्या, हाँ इसी में थोड़ा जगह ले लेते हैं, ठीक। बोला ना, जो चीजें आपको कभी सोचे नहीं हो मैं आपके आगे सामने दिखाऊंगा, आपको दिखेगा
कि ऐसे काम होता है। मैं वो काम पूरा जो चीज़ कोई दिखा नहीं सकता, सिर्फ लिखवाते हैं शब्दों में, मैं आपके सामने पूरा दिखाऊंगा, आपके आँख के सामने पूरा कंप्यूटर कैसे काम करता है वो दिखेगा एक एक चीज़। हाँ सर, कैसे डाटा डलता है, कैसे डाटा जाता है। ठीक है सर, आइए क्या बताने का सोचा था मैं। हाँ, अब आप बताएंगे, ये आपको पता नहीं होगा और कोई चैनल बताई भी नहीं होगी, क्योंकि खुद उनको ही नहीं पता होता है ना। और ये सच्चाई है, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे तो हमको भी नहीं पता था, तो आप आज पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता होगा। हाँ, जब हम पढ़ाने आए हैं तब हमको जब पता चला तो हम भाई बच्चों को तो बताएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को जब हमको नहीं पता था, हम स्टूडेंट थे, तो हमारे स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए कि हमसे एडवांस करना है उनको हर एक चीज़। हाँ सर, आइए, इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चों का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बोलते हैं कि सर इतने टैलेंटेड सर यार, तो क्यों नहीं बन गए कलेक्टर। बताओ, उसके स्टूडेंट लोग कलेक्टर बन रहे हैं, 5 के स्टूडेंट बन गए, ये बन गए, वो बन गए। क्योंकि दोस्त वो अपने जीवन में जो जो चीज़ उसके जीवन में कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर करके आपको एकदम फिल्टर्ड चीज़ें देता है वो। अर्थात जो जो गलती उससे हुई वो सारी गलतियों से आपको बचा देता है। जो टाइम उसको एक्स्ट्रा खराब हुआ वो सारे टाइम आपका बचा देता है। इसलिए एक सही गुरु का मिलना और एक सही मार्गदर्शक का मिलना अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अर्थात एक तात्पर्य है कि सर गुरु मेरे टीचर ये खड़े हैं, और एक तरफ गोविंद मतलब भगवान ईश्वर खड़े हैं। तो स्टूडेंट को बोला जा रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है कि काके लागू पाए, कि गुरु भी खड़े हैं मेरे, और मेरे गोविंद मतलब मेरे ईश्वर, मेरे भगवान भी खड़े हैं। दोनों में से मैं सबसे पहले किनका पाँव छूऊं, क्योंकि अगर एक का पाँव छुआ तो दूसरा नाराज हो जाएगा कि मेरा पाँव पहले नहीं छुआ, है ना। हाँ सर, तब स्थिति से जाता है और सबसे पहले जाकर के अपने गुरु के चरण स्पर्श करता है और बोलता है कि सर मैंने आपका इसलिए टीचर का अपना बोलता है कि मैंने इसलिए आपका चरण स्पर्श किया, सबसे प्रथम तौर पर मैंने इसलिए आपका चरण स्पर्श किया क्योंकि आप ही वो गुरु हैं जिसने मुझे ये बताया कि गोविंद क्या होते हैं, अर्थात ईश्वर क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, उनको कैसे पूजना चाहिए, उनको कैसे आराधना करनी चाहिए, मतलब अर्थात दुनिया में मुझे पूरे जीने का ज्ञान, कि कैसे मुझे किसी के सामने पेश आना है, इज्जत देना है, सम्मान देना है, ज्ञान मेरे अंदर जितनी भी है उन सब का सोर्स अल्टीमेटली मेरे गुरु ही हैं। मैं दुनिया में जो भी उपलब्धि की, जिसके साथ मुझे इज्जत मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सबका आधार गुरु ही है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरु का ही चरण स्पर्श करता हूँ। इसी तात्पर्य में तो सेंस आपके लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए। इसीलिए याद रखेंगे कि एक टीचर, गुरु जो होता है ना, वो अपने किसी पद पे जो जो उसकी लाइफ में गलतियां हुई, जिसके वजह से वो सक्सेस हो पाया नहीं हो पाया अलग बात है, तो जब नहीं हो पाया सक्सेस तो उन सारी गलतियों से आपको बचा देता है। जो उसका जितना टाइम वेस्ट हो, उन सारे टाइम वेस्ट से आपको बचा देता है। जो ज्ञान उसको उस समय नहीं मिला था, पढ़ के मिला, वो आपको तुरंत फिल्टर करके दे देता है। इसको आपको भी पढ़ने में अगर गुरु नहीं होता, सही गुरु, तो आपको भी पढ़ने में उस ज्ञान को उतना ही समय लगता और आप भी एक दिन फेलवर हो जाते। इसलिए बताते हैं ना, फेलवर इज द की ऑफ सक्सेस, क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। तो वो लाइन यहीं से जनरेट हुआ है दोस्तों। तो अपने आप में बहुत मोटिवेशन का सोर्स है कि एक सही गुरु का मिलना, जो हमको कोई है और नहीं मिलता, किसी एक जगह सिंगल एक जगह से कहीं मिल रहा है, वैसा कोई गुरु मिल गया है तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस तरीके से ये तात्पर्य है कि अगर कोई सही गुरु मिला है जो आपको वो चीजें बता रहे हैं जो कहीं और कोई नहीं बताता, और जो उनको खुद भी नहीं पता था जब वो स्टूडेंट थे, और आज वो बता रहे हैं, तो उसका बहुत इज्जत करना चाहिए। इसलिए गुरु के ज्ञान का जितना इज्जत करेंगे उतना ही ज्यादा आप फलीभूति फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए इस बात का ध्यान रखिए। आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, है ना। हाँ सर, हाँ तो चलिए, तो इसीलिए किसी गुरु की कोई गुरु दक्षिणा कोई अदा नहीं कर पाता है आज के समय में, क्योंकि आप आने वाले समय अगर कोई पद हासिल करेंगे तो आपको लगेगा मैं बहुत मेहनत की इसलिए आज मैं इस जगह पे हूँ, तो आप भूल जाएंगे कि उसके पीछे कि उस गुरु ने मुझे कितना सही ज्ञान दिया था, जिसको से मेरे को माइनस मार्किंग कम हुआ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाया, तब आज मैं इस पद पे हुआ। कोई आदमी अपने गुरु को क्रेडिट नहीं देता आज के कलयुग में, जबकि सही मायने में इसलिए महाभारत में बोले कि महाभारत क्यों अपने आप में महाग्रंथ कहलाती है, कि उसमें आपको यही सीख मिलता है कि गुरु ही सबसे ऊपर है। बोलते हैं ना भाई अर्जुन भी कि अपने गुरु को मैं कैसे मार सकता हूँ, उन्होंने तो मुझे धनुष पकड़ना सिखाया, तीर पकड़ना सिखाया। तब कृष्ण जी बताते हैं कि हाँ, अगर वो अधर्म का साथ दे रहे हैं तब वो गुरु के रूप में नहीं, तुम्हारे शत्रु के रूप में खड़े हैं सामने। हाँ, तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि वो गुरु के ऊपर, उसमें गुरु की महिमा दिखाई गई है। इसी गुरु के कहने पर, जिस गुरु को वो शिक्षा भी नहीं लिए थे एकलव्य जी, उस गुरु से उन्होंने, एकलव्य जी द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं लिए थे, सिर्फ उनको अपना गुरु माने थे मन से, और उनका पुतला बना करके अभ्यास करते थे। वो बहुत बड़े धनुर्धर बन गए थे, इतने बड़े धनुर्धर बन गए थे एकलव्य जी की, अर्जुन से भी महान धनुर्धर थे वो। तो अर्जुन जी का से वादा किया था गुरु द्रोणाचार्य ने कि हाँ दोस्तों, कि हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। तो गुरु द्रोण जी का ये वादा अधूरा हो जाता है अर्जुन जी के साथ। इसलिए जब एकलव्य जी के पास हो गए, देखिए जंगल में कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा निशानेबाज हो गया, बहुत प्रैक्टिस करता है, जब वहाँ गए तो देखिए कि मेरी मूर्ति बना करके ये अभ्यास करता है, तो उससे मिले तो एकलव्य जी बोले कि हाँ, मैं आपको ही अपना गुरु मानते हैं, हालांकि मैं राज परिवार से नहीं हूँ, मैं उतना
इसलिए मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ सकता, इसलिए आपसे शिक्षा नहीं ले पाता हूँ, मगर आपको मैं ध्यान में रख करके आप मेरे गुरु और आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं अपना अभ्यास करता हूँ। तो फिर उनसे गुरु द्रोणाचार्य बोले कि चलिए चला करके दिखाइए तीरबान, कितने आप कुशल हो गए हैं। तो अर्जुन से बड़े धनुर्धर बन चुके थे वो। तब क्योंकि उनका वादा, गुरु द्रोणाचार्य का वादा अधूरा रह जाता अर्जुन से, क्योंकि उससे बड़े धनुर्धर एकलव्य निकल जाते। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने आपके एकलव्य जी से बोला कि तुम अपना अंगूठा काट के मुझे दे दो अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो। अर्थात ऐसे गुरु जिससे उन्होंने शिक्षा भी नहीं लिया, सिर्फ उनको अपना आधार माना अंदर से कि वो मुझे सिखा रहे हैं, मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अपना अंगूठा काट दिया। तो यहाँ दिखाता है गुरु शिष्य के बीच के रिश्ते को, कि इस तरीके से जिस गुरु शिष्य के बीच घनिष्ठता होती है ना, उसके वजह से देखिए आज एकलव्य को भले बड़े धनुर्धर के रूप में कोई जानता कि नहीं जानता ये तो नहीं बता सकते, महाराज उनकी जो कुर्बानी है, जो गुरुओं को उन्होंने अंगूठा दिया, उसके वजह से आज एकलव्य को पूरी दुनिया में पूजा जाता है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो यही होता है, उन्होंने भले अंगूठा दिया अपने गुरु को, और उसी कृत्य की वजह से उनको पूरी दुनिया में आज नाम होता है कि हाँ शिष्य हो तो एकलव्य की तरह हो। बस ये वाली बातें हैं। तो आप क्या अपने जीवन में कमा रहे हैं, किसको समर्पित करते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गुरु को, वो आप पे डिपेंड करता है। और सबका सहयोग है दोस्तों। माता पिता अगर आपको पैदा ही नहीं करते तो आप पहली बार दुनिया में कुछ कार्य ही नहीं करते। फिर गुरु आपको अगर ज्ञान नहीं देता तो आप आज उस पद पे नहीं होते जिस पद पे हैं। इसलिए दोनों का इज्जत करना सीखिए और उसके बाद अपना इज्जत भी करना सीखिए, क्योंकि आप नहीं पैदा होने के बाद अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया और गुरु के ज्ञान का सही इस्तेमाल भी किया, इसलिए आप अभी पूजनीय हैं। तो जितने भी शिष्य हैं मेरे, उनको मेरा प्रणाम। ठीक, चलिए हम आते हैं मुद्दे की ओर। चलिए, कुछ चीजें जीवन में व्यवहारिक चरित्र को अच्छा बनाने के लिए जरूरी होती है, तो इसके लिए जो समय लेता हूँ बीच में 2-4 मिनट आपका, उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर आपको पसंद ना हो तो आप कमेंट कर दें कि नहीं सर ये सब मत बताया करो, मैं सीधा टॉपिक पे आऊँगा। जब मैं टॉपिक पे आता हूँ तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पढ़ाने लगता हूँ, ठीक है। मगर व्यक्तित्व विकास बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वही आपको एक अलग पहचान दिलाता है। ज्ञान तो आपके अंदर लॉक हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो इतना पूरा वाला हिस्सा खत्म हो गया सर, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी आप समझ गए सर, रीड में आप केवल राइट नहीं कर सकते, आप समझ गए थे। हाँ सर, तो राइट और रीड वाला आप कॉन्सेप्ट समझ गए थे, ठीक है। राइट मतलब होता है डाटा डालना, रीड मतलब केवल डाटा को पढ़ना। हाँ सर, तो इसमें पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए सर। रोम का है था रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। P4 है यहाँ सर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या सर आपका प्रोग्रामेबल, अर्थात प्रोग्राम करके उसमें डाटा डाला जा रहा है, प्रोग्रामेबल, ठीक। हाँ सर, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो रोम का फुल फॉर्म वही है, तो मैं सीधा यहाँ पे ROM लिख दे रहा हूँ। हाँ सर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मैं इसके साथ शुरू का अक्षर लिखूंगा। ये EEPROM है आपका, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। हाँ सर, ठीक। EEPROM मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ सर, और आपका फ्लैश तो फ्लैश से छोड़ दीजिए। हाँ सर, अब इसका तब का आपको मतलब भी समझा दूं सर। इसमें क्या देखिए, रीड ओनली मेमोरी अर्थात इसमें कोई डाटा पहले से डले रहेगा, तो उसी चीज को आप देखिए। हाँ सर, रोम का फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसमें आप डाटा को केवल रीड कर सकते हो। रीड का मतलब आप समझ चुके हैं। हाँ सर, तो जहाँ पे डाटा उसमें जो पहले रीड कर रहा है डाटा को, कोई डाटा डला होगा तब तो रीड कर रहा है। हाँ सर, तो जो डाटा डला है वो प्रोग्रामिंग रूप से डला है, इसलिए उसे कहते हैं प्रोग्राम करके डाला गया, इसलिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। उससे एक स्टेप आगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रूप से उसमें प्रोग्राम करके डाटा डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली रूप से आप प्रोग्राम करके डाटा डालते हैं, इसलिए कहलाता है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, केवल डाटा डाला, फिर आपको उसको सिर्फ पढ़ते रहेंगे, उसमें आप कुछ और नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे डाटा डाला, आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, कुछ और उसमें नया नहीं डाल पाएंगे। मगर यहाँ पे रोम का बहुत एडवांस वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली रूप से इरेज भी कर सकते हैं जो डाटा आपने प्रोग्राम के रूप में डाला था। अर्थात यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा एडवांस वर्जन नहीं आता है,
कि रीड ओनली मेमोरी में हम केवल डाटा रीड कर सकते हैं। तो देखिए रीड तो अभी भी कर रहा है, जो डाटा डाल के उसको रीड कर रहा है, और उस मेमोरी को निकालेंगे आप, उसमें डाटा डाला था उसको चेंज करने के लिए आपको, उसको इरेज करने के लिए आपको, और इरेज क्यों करते हैं, जब उसमें कुछ नया चीज़ डालना हो, अर्थात उसमें फिर नया कुछ चीज़ डाल सकते हैं, और जब फिर डाल देंगे तो फिर उसको प्ले करेंगे तो बार बार केवल रीड होगा रीड होगा रीड होगा। इसलिए रीड ओनली मेमोरी तो वही है, मगर इरेज भी कर सकते करने का प्रॉपर्टी है, मगर ये आप नहीं कर सकते कि इरेज किए फिर मूवी डाल दी, इरेज किए फिर वीडियो डाल दिया, ऐसा नहीं है ना। अर्थात पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1 डाला, फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 2 डालना चाहता हूं तो 1 को इरेज करके वर्जन 2 डाल दूंगा। किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिकली रूप में। हाँ सर, ये उसका मतलब होता है, और सबके काम, इसके जो नाम है इसी से इसका काम भी, क्वेश्चन भी बनता है कि वो कौन सी मेमोरी है जो आपके इलेक्ट्रॉनिकली रूप से डाटा को इरेज कर सकती है। ऐसे हिंदी में बना के दे देगा, और दे देगा शॉर्टकट EEPROM, EEPROM, प्रोम और रोम। आप कंफ्यूज जाएंगे, सब रोम रोम देख के आपका सर चकरा जाएगा, मगर अब क्योंकि आप समझ चुके हैं अब आपका सर नहीं चकराएगा। तो फिर यहाँ पूछता है ऐसा कौन सा मेमोरी जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली रूप से प्रोग्राम करके डाटा डाला जाता है, तो आपका EEPROM हो गया। फिर लोग कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली रूप से या सिर्फ कहाँ प्रोग्राम करके डाटा डाला जाता है जिसे आप रीड कर सकते हैं, तो प्रोम हो गया। हाँ सर, तो इसलिए आप याद रखेंगे सर, प्रोम, EEPROM और EEPROM का मतलब आपको समझ में आ गया। हाँ सर, चलिए ये तो आपको पूरा मतलब बता दिया था, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक क्यों कह रहे हैं कि इसमें जो डाटा रहेगा, हाँ सर, रैम में जो डाटा रहेगा वो स्थिर रहता है, बार बार उसको नहीं बदलना पड़ता है, और जो डाटा बार बार बदलता है आपका डायनेमिक रैम है, वही स्थिर है इसलिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, या आपका बार बार डाटा बदल रहा है इसलिए रिफ्रेश करना पड़ता है। अब बताइए सर, जो स्थिर है सर, तो तुरंत आपको ABCD लिखा हो तो मेरे को ये चीज तुरंत ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया, क्योंकि यहाँ डाटा तो स्थिर है। अर्थात इसीलिए आपका जो स्टैटिक रैम है ये फास्ट होता है डायनेमिक रैम की तुलना में, और डायनेमिक रैम हल्का स्लो होता है स्टैटिक रैम की तुलना में, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि सर डाटा बदल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा सिंगल, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, कि किसमें स्थिर रूप से डाटा रहता है, किस रैम में, तो एस रैम, डी रैम, ऐसे करके आपको पूरा दे देगा। हाँ सर, आप बताएंगे एस रैम में, इसमें डाटा आपको बार बार बदलते रहता है, डी रैम में, इसमें रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ती है स्टैटिक रैम में, किसमें नहीं पड़ती आपका स्टैटिक रैम में, किसमें रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ती है, बार बार डाटा बदलता है तो रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डायनेमिक रैम में। कौन आपका फास्ट है, एस रैम, डी रैम, तो आपको सर फास्ट है एस रैम, कौन आपका स्लो है तो डी रैम, ऐसा करके आप बताएंगे। हाँ, जितना क्वेश्चन यहाँ से बनता ये आपका खत्म, रैम पूरा काम खत्म। अब आते सर उसका नाम भी, सर रोम का तो आप पूरा मतलब समझा दिए कि केवल रीड ओनली मेमोरी है सर, मगर सर रैम नाम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मतलब क्या है? आइए आपको थोड़ा सा और चीज समझा दूं मैं इसी में। क्लासेस आपका लंबा थोड़ी हो रहा है, देख लूं मैं आपके लिए टाइम उतना बचा है कि नहीं, है ना। चलिए बचा है उतना समझा दूंगा आपको मैं, आइए। हाँ सर, आप बताए रैम अर्थात रैंडम, कीजिए भी साउंड बोल गए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर, और मैं लिखता है एक आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक, हाँ सर। Violence, violence, violence. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. वैसे ही है, देखिए दोनों का मतलब कि मान लीजिए, क्या मानना है कि ये कोई आपका मेमोरी पड़ा है, इसमें डाला है डाटा A, डाटा B, डाटा C, डाटा D, डाटा E, डाटा F, डाटा ABCD क्यों लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर डाला हुआ है, इस वाले में डाला आपका सॉन्ग, डाला हुआ है सॉन्ग, यहाँ पर डाला हुआ है वीडियो। हाँ, ऐसा आप ज़्यादा समझ पाते हैं ना सॉन्ग वीडियो से। हाँ सर, अब सिक्वेंशियल आपका सवाल है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी अर्थात SAM। हाँ सर, और आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या करता है कि जब अगर आप उसको प्ले करेंगे ना कि चलो भाई डाटा, तुम मेरे को ये डाटा चाहिए, मेरे को डाटा चाहिए D, अगर आप बोले सिक्वेंशियल से कि मेरे को डाटा D चाहिए, तो क्या करेगा पता है, पहले वो A को पूरा प्ले करेगा, फिर B को पूरा प्ले करेगा, फिर C को पूरा प्ले करेगा, तब जाके आपको डाटा D निकाल के देगा।
अर्थात ये क्या होगा सर, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपका टाइम अधिक लेगा, टाइम अधिक लेगा तो ये आपका स्लो हो जाएगा। हाँ सर, स्लो हो जाएगा। और ये सबको प्ले करेगा, ए फिर बी फिर सी, तब जाके आपको डी देगा। हाँ सर, क्योंकि सीक्वेंस में जा रहा है, पहले नंबर पे सी में जाएगा, दूसरे नंबर पे सी में जाएगा। हाँ सर, तीसरे नंबर पे इस पे जाएगा। हाँ सर, चौथे नंबर पे आएगा। हाँ सर, तो ये अपने सीक्वेंस पे चलता है, इसलिए आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, अर्थात एक मेमोरी में सीक्वेंस, मेमोरी में एक ठो सीक्वेंस रूप से एक्सेस कर रहा है डाटा को। इस मेमोरी में सीक्वेंस में पहले ए फिर बी फिर सी सीक्वेंस रूप से आपका उसके डाटा को एक्सेस कर रहा है, इसलिए आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वो हो गया। ठीक है सर, उसका एग्जाम्पल क्या हो सर, उसका एग्जाम्पल होता है आपके एसएम का, आपको होता है सर एग्जाम्पल आपका मैग्नेटिक टेप। ये क्या होता है सर, आपको दिखा दूंगा मैं। अब याद है जब आप पहले देखे होंगे बचपन में, आप शायद नहीं दिखे हो, मतलब आपने जो कुछ लोग देखे होंगे सर, ऐसा कैसेट होता था सर, उसमें आपका सर ऐसा थोड़ा चक्री लगा होता था। हाँ सर, आप भी देखे होंगे तो। और सर आपको पूरा रील रील ऐसे लपटाया होता था, इसमें रील लपटाया होता था। हाँ सर, इसी में आपको पूरा रील लपटाया होता था। हाँ सर, है ना। हाँ सर, तो वही था आपका मैग्नेटिक टेप में जो टेप लगा हुआ टेप। हाँ सर, वही था आपका मैग्नेटिक, क्योंकि उस पे मैग्नेटिक इंक का उपयोग किया जाता था। इस टेप के ऊपर डाटा डालने के लिए, गाना जो डाला है मान लीजिए जिसमें गाना प्ले होता था। हाँ सर, तो उसमें आपका डाटा डाले हुए हैं, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इंक से वो डाटा लिखे, इसलिए कहलाता है आपका ये टेप है। हाँ सर, एक पतली सी पन्नी होती थी, इसलिए उसे टेप कह दिए, और उसमें मैग्नेटिक इंक से डाटा डाले, इसलिए उसे मैग्नेटिक टेप कह दिए, तो नाम भी पता चल गया। हाँ सर, और आप देखोगे आपको याद होगा, हाँ सर, इसमें मान लीजिए 10 गाना है, मुझे 10वां गाना प्ले करना होता था, तो जब भी प्ले करता तो मैं आपको पहले के टेप रिकॉर्डर में, आपका ऐसे टेप रिकॉर्डर जाता था, तो उसमें आपका बटन होता था सर, आपका प्ले का बटन। हाँ सर, आपके पॉज का बटन। हाँ सर, और आपके सर फॉरवर्ड करने का बटन, और सर आपके बैकवर्ड करने का बटन। हाँ सर, तो मुझे पता था 10 बजाना है, तो मुझे फॉरवर्ड बटन में दबाता था, फिर समय लेता था, भाग के 10वें में रुकता था, तब मैं फट से प्ले कर देता था, ये नंबर दिखाता था। हाँ सर, डिस्प्ले होता था कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ऐसा करके। हाँ सर, तो आपको सीक्वेंसली हो गया ना, भले तेजी से कर रहे हैं, किया ना 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, तो इसलिए आप फॉरवर्ड किए थे। और फिर आपको अगर मान लीजिए टोटल 10 में से चौथे में आना, फिर आप उसको बैकवर्ड करते थे, फिर आपको चौथे में आता था, तब जाके वो गाना प्ले होता था। हाँ, ये तो गया सर, मशीन कर रहा है। अब कई बार फॉरवर्ड बटन उसका खराब हो जाता था, क्योंकि बार बार फॉरवर्ड करते थे, तब उसके अंदर से पेन घुसाते थे, ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के खुद ही उसको हम 0 पे ले आते थे, और फिर उसको लगा के प्ले करते थे, है ना। तो पेन घुसा के ऐसे गोल गोल घुमाते थे ना। हाँ सर, पेन पेचकस लगा के। हाँ सर, ये उंगली लगा के वैसे घुमाते थे हम। हाँ सर, इसलिए कुल मिलाकर के सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी आप समझ गए। हाँ सर, अब रैंडम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका दोस्तों सबसे बड़ा खासियत ये है कि अगर मुझे चाहिए डी, तो ये ए बी सी डी पे नहीं जाएगा, ये सीधे सीधे चल जाएगा आपके डी पे। फिर मुझे उसके बाद चाहिए वीडियो, ये सीधा जाएगा आपके वीडियो पे। उसके बाद मुझे चाहिए सॉन्ग, सीधा सॉन्ग, मुझे चाहिए आ जाएगा ए पे। अर्थात ये डायरेक्ट जिस पे जाना है, रैंडमली किसी पे भी जा सकता है, अर्थात जिस पे मन उस पे जा सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, रैंडम रूप से किसी को भी चूज कर सकता है। हाँ सर, तो मेमोरी में जो डाटा डाला है उसको एक्सेस करेगा रैंडम रूप से, मतलब जो आप चाह रहे हैं तुरंत सीधा उस पे जंप करते चलेगा। हाँ सर, एक बार आप चाहिए ई पे आ गया, एक बार चाहिए आपको सी पे चला गया, सी के बाद चाहिए बी पे आ गया, तो अर्थात इस तरीके से पूरा घूम सकता है। तो ये आपको होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गया होगा। हाँ सर, तो सर दोस्तों इससे क्या होगा, अक्सर ये आपका टाइम कम लेगा, है ना, फास्टली जा रहा है। हाँ सर, आपका टाइम कम लेगा, ठीक है सर, टाइम कम लेगा, और ये आपका टाइम अधिक लेगा, अधिक। हाँ सर, ये आपका फास्ट होगा, जिससे पर सीधा उस पर जा सकता है, और आपका स्लो होगा दोस्तों। हाँ सर, तो पूरा रैम का मतलब भी आप समझ गया कि सर रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम का मतलब क्या है, रोम का मतलब क्या है, फिर उसके अंदर जो थे पूरे उनका मतलब आप समझ गए। तो नेक्स्ट पेज से दोस्तों हम जो समझेंगे वो है आपका, ये हम पूरा समझ गए। हाँ सर, अब हम इसके बाद ये वाला हिस्सा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ सर, तो रैम आप समझ गए, इसके अंदर स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम समझ गए, उसके बारे में जान गए। सिंगल मतलब ए को रीड करे, बी को ये भी समझा दिए, ये भी आप समझ गए। ये वाला हिस्सा पूरा आपको समझा दिया इधर आपको। हाँ सर, अब हमारा नेक्स्ट पे हम इस पे बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो आज की हम क्लास में समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम करते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मैं बताया और सबसे अपने आप में सिंगल क्वेश्चन बनने मिलेगा, तो उसको आप हल्के मत लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।